हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के पेपर बायोज्योग्राफी में जंतुओं का वर्गीकरण या जिसे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जीवों का वर्गीकरण के जो आधार है उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। और इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई सूक्ष्म है, कोई विशालकाय है, तो उन सबको एक वर्गीकृत करा गया है इस टॉपिक में। किस प्रकार से उसके अलग अलग आधार माने गए हैं उनकी हम बात करते हैं। इस विशाल जगत में कितने सजीव हैं ये कहना मुश्किल है, और सजीवों का शारीरिक संगठन भी अलग अलग प्रकार का है। सजीवों के वर्गीकरण में जाति को इकाई माना है। एक जाति के सभी सदस्यों के लक्षण समान होते हैं और आपस में प्रजनन कर संतान पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार बनी संतान भी संतान उत्पन्न करने योग्य होती है। और जो जंतुओं का वर्गीकरण है, विश्व में एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्नता लिए असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर ही जंतुओं को छोटे छोटे समूहों में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मछलियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन इन सभी की संरचना में कुछ ऐसी समानताएं मिलती हैं जिनके आधार पर इन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। ऐसे ही बंदर, मानव, बिल्ली, चूहे, गाय हैं जिनको अलग अलग समूह में रखा गया है। हालांकि इनकी संरचना में काफ़ी भिन्नता है, फिर भी इनके स्तन व बालों के आधार पर इनको एक ही समूह में रखा जाता है। इस तरह कहा जा सकता है अनेक प्रकार के जीव जंतु में पाई जाने वाली समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ही वर्गिक के नाम से या वर्गिक वर्गीकरण कहा जाता है। सर्वप्रथम जॉन रेनी महोदय ने जंतु प्रजाति की परिभाषा देकर जंतुओं की अनेक प्रजातियों को उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जॉन रे ने इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया और इन्होंने पुनरुत्पादन के आधार पर ही जीव जंतुओं की विविध प्रजातियों की पहचान की। लेकिन वर्तमान में जीव जंतुओं के वर्गीकरण के लिए इनकी संरचना, भौगोलिक वितरण, स्वभाव एवं व्यवहार आदि को अधिक प्रमुखता दी जाने लगी है। वर्तमान में वैज्ञानिक जैव रासायनिक आधारों पर अधिक बल देते हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि एक ही जाति के समस्त जीव जंतुओं के आनुवांशिक लक्षण समान होते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है और इनके पदानुक्रमिक या सोपानिक वर्गीकरण का आधार जंतुओं में सबसे अधिक समरूपता तथा उनमें परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। इस प्रकार उच्चस्थ से निम्नस्थ क्रम में जंतुओं को सोपानिक आधार पर 7 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। दूसरा संघ या काइला। तीसरा वर्ग या क्लासेस। चौथा कोटि, ऑर्डर। पांचवा परिवार, फैमिली। और छठा वंश, जेनरा। और सातवां है जाति या स्पेसीज जिसे कहा जाता है। तो सामान्य रूप से जंतुओं के वर्गीकरण को अग्र सारणी की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये एक चार्ट बना रखा है। इसमें इस प्रकार भी हम इसको समझा सकते हैं, जिसमें एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव दर्शाया गया, एक और दूसरी और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में जहाँ क्लास मैस्टिगोफोरा, सर्कोडिना, स्पोरोजोआ, सिलिएटा, और बहुकोशिकीय में जो मेटाजोआ के नाम से जाने जाते हैं रीढ़ रहित जीव और रीढ़ वाले जीव इसमें शामिल किए गए। तो इस प्रकार से चार्ट हम बना सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार किया जा सकता है। अब एक कोशिकीय जीव की बात करें तो एक कोशीय या एक कोशिका वाले अति सूक्ष्म दर्शी जीव इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी वर्तमान में ज्ञात जातियां जो हैं 30,000 के करीब हैं। विश्व में सर्वप्रथम ये प्रोटोजोआ जीव ही अस्तित्व में आए एवं इनके बाद क्रमशः अन्य प्राणी संघ विकसित हुई। इसका शरीर एक जटिल कोशिका है, परंतु इसके चारों ओर कोशिका भित्ति भी नहीं होती। इन जंतुओं के शरीर में जीव द्रव्य होता है, वह एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इनमें से अधिकांश जलीय जीव होते हैं, अधिकांश इनमें से जल में रहते हैं, जो कि ताजे व खारे जल में किसी में भी हो सकते हैं। अमीबा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अमीबा और बहुत से एक कोशिकीय जीव बीमारी फैलाने वाले होने के कारण मानव के लिए बहुत ही हानिकारक भी माने जाते हैं। और ट्रिपनसोमा गैम्बिनीज इसी तरह का एक उदाहरण है। गमनांगों के आधार पर इन्हें 4 उप विभागों में विभक्त किया जाता है। मास्टिगोफोरा, इसमें गमन कूदपादों व कशाम द्वारा होता है।
और इनका केंद्रक एक ही प्रकार का होता है। इसके उदाहरण हैं युगलिना और ट्रेपा। और दूसरा है इसमें सर्कोडिना। इनमें गमन कूट पादों द्वारा होता है, अमीबीय आकृति प्रधान होती है और कुछ में एक सख्त कवच भी होता है। स्पोरा निर्माण इनमें आमतौर पर नहीं होता, उदाहरण इसका है अमीबा। और इसके बाद हम आते हैं स्पोरोजोआ। इनमें गमांग नहीं पाए जाते और ये सभी परजीवी होते हैं। वह अपने परिपोषियों के शरीर के बाहर सक्रिय जीवन नहीं बिता सकते। इनमें स्पोरा निर्माण होता है, उदाहरण है प्लाज्मोडियम। और चौथा है सिलिएटा। अधिकतर में एक कोशिका मुख्य होती है। इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, उदाहरण है इसका पैरामीडियम। और इसके बाद हम आते हैं बहुकोशिकीय जंतु कौन से होते हैं, जिन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। ये जंतु बहुकोशीय होते हैं, अर्थात इनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए बहुकोशिकीय कहा जाता है। इनमें से कुछ जंतु तो बड़े विशाल होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी काफ़ी जटिल होती है। इनकी शरीर संरचना में पाए जाने वाले विविध ऊतक भिन्न भिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न कोशिकाओं में कार्य विभाजन होता है या पाया जाता है। विकास के आधार पर बहुकोशिकीय जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं, रीढ़ वाले जीव और बिना रीढ़ वाले। तो रीढ़ रहित जीव में इस प्रकार के जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और इसी कारण से इनका शरीर भी पर्याप्त मजबूत नहीं होता। इनमें इसी कारण विकसित नाड़ी तंत्र का भी अभाव होता है। और दूसरे जीव हैं रीढ़ युक्त, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इन जीवों में कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनका शरीर सीधा व मजबूत होता है। रीढ़ रहित जीवों की अपेक्षा ये अधिक विशाल होते हैं। और बिना रीढ़ वालों की बात करें तो बिना रीढ़ वाले जीवों को निम्न वर्गों में उपवर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा। इस प्रकार से ये बिना रीढ़ वाले जीव हैं। और संघ प्रोटोजोआ, इस संघ के सदस्य अकौशिक या एवं सूक्ष्म होते हैं और ये जल में स्वतंत्र रूप से या अन्य परजीवों में परजीवी होते हैं। पाचन, जनन, उत्सर्जन आदि सभी जैविक क्रियाएं करते हैं ये, और ये सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। इनका शारीरिक संगठन जीव द्रव्य प्रकार का होता है और इस संघ के जंतु सबसे सरल एवं सबसे आदिम माने जाते हैं। जितना जीव आदिम है उतना उसमें ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं या ज़्यादा शारीरिक उसमें जो कार्यों का वर्गीकरण है वो नहीं होता, एक ही अंग होता है और उसी से सारे कार्य होते हैं। और इसी का जिसमें क्रम देख सकते हैं विकास की दृष्टि से, एक कोशिकीय जीव पहले आए, उनके बाद बहुकोशिकीय आए, उनसे ही बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। तो उदाहरण इसमें है अमीबा, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और युगलिना। इसके बाद आता है पोरिफेरा। इस संघ के सदस्य बहुत कोशिक होते हैं और ऊतक एवं ऊतक तंत्र नहीं पाए जाते इनमें। उनके शरीर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और इन छिद्रों से पानी एवं पानी में उपस्थित छोटे छोटे भोज्य कण घुलित गैसें शरीर में आ जाती है। इनके शरीर के शीर्ष पर एक बड़ा छिद्र होता है, इसे ऑस्कुलम कहते हैं, जिससे जल बाहर निकलता है। इस संघ के सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं और इस स्थानबद्ध होते हैं, और अर्थात एक ही स्थान पर ये चिपके रहते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता। उदाहरण साइकॉन, साइफा, यूस्पंजिया आदि। इसके बाद आता है कोइलेंट्रेटा, और इस संघ के जंतुओं का शरीर ऊतक स्तर का होता है। इस संघ के सभी सदस्य जल में पाए जाते हैं। शरीर द्विस्तरीय होता है, बाहरी स्तर को एक्टोडर्म व आंतरिक स्तर को एंडोडर्म कहा जाता है। शरीर में सीलोन्ट्रान गुहा पाई जाती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा कहलाती है, केवल मुख द्वार बाहर खुलता है। मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं, ये जंतु त्रिज्या सम्मित होते हैं। स्पर्शकों के दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, उदाहरण हाइड्रा, ऑरेलिया, ओविलिया आदि। संघ प्लेटीहेलमिन्थेस। इस संघ के सदस्यों का
सदस्य परजीवी होते हैं अधिकांश इसमें से, और इनका शरीर त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित तथा बेलनाकार एवं खंडहीन होता है। आहार नाल पूर्ण होती है, एक सिरे पर मुख एवं दूसरे सिरे पर गुदा स्थित होती है। इन जंतुओं में मिथ्या देह गुहा होती है तथा शरीर अंग स्तर का होता है। उदाहरण एस्करिस, ड्रैकनकुलस, ब्यूचेरिया आदि। एनालिडा की बात करें तो इस संघ के सदस्यों का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर खंडों में बटा होता है और इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन त्वचा द्वारा होता है और आहार नाल पूर्ण होती है। वास्तविक देह गुहा कोइलम जिसे कहा जाता है पाई जाती है, और उदाहरण इसका है केंचुआ, जोंक, इस तरह के जीव इस एनालिडा के जंतुओं के वर्ग में आते हैं। इससे पूर्व हमने प्लेटीहेल्मिंथेस की भी बात नहीं करी, उसकी भी बात करते हैं। इस संघ के सदस्यों के शारीरिक संगठन उतक अंग कोटिका होता है और इस संघ के अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं। इनके शरीर में कंकाल, श्वसन एवं परितंत्र नहीं पाया जाता। आहार नाल पाई जाती है जो मुख एवं मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। ये त्रिस्तरीय होते हैं, देह गुहा नहीं पाई जाती। उदाहरण इसके हैं प्लेनेरिया, फीताकृमि, टैपवॉर्म जो आदमी के, इंसानों के या जानवरों के पेट में भी विकसित हो जाते हैं, लीवर फ्लूक आदि इसमें उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है और इन जंतुओं में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के सदस्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर सिर, हेड, वक्ष, थोरैक्स जिसे कहा जाता है, एवं उदर में विभेदित होता है या बटा होता है। इनके शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन नामक, जैसे कॉकरोच को देखा होगा, उसके ऊपर एक अलग सा जो कवर होता है उस काइटिन का बना होता है, युक्त अंग पाए जाते हैं। उदाहरण इसके हैं बिच्छू, मक्खी, मच्छर, झींगा, तितली, कनखजूरा आदि। और मोलस्क की बात करें, इन संघ के अधिकांश सदस्य जल में पाए जाते हैं और अधिकांश सदस्यों के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, कवच के नीचे प्रावर होता है। उदाहरण इसका घोंघा, यूनियो आदि। और इसके बाद एक्टिनोडर्मेटा, इस संघ के सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। त्रिज्या सममिति पाई जाती है। इन जंतुओं में गमन नालपाद द्वारा होता है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उदाहरण है इसका तारा मछली। इसका कोई भी अंग कट जाता है तो वो वापस से विकसित हो जाता है। जैसे कोई ये इसके 5 इसके जो भाग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी कट जाता है तो वो वापस विकसित हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी अंग इसका कटता नहीं है, कटने के बाद भी वापस पहले जैसा हो जाता है। तारा मछली इसका उदाहरण है। और दूसरे हैं सी अर्चिन, सागर लिली, ये इसके उदाहरण हैं। फिर इसके बाद आते हैं कॉर्डेटा, रीढ़ वाले जीव। इस संघ के जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन की किसी एक अवस्था में पाया जाता है। इन जंतुओं में पृष्ठ सतह पर नलाकार तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में ग्रसनी भाग में क्लोम दरारें होती हैं। इन जंतुओं का हृदय अधर सतह पर होता है। रक्त परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। इस संघ को 5 वर्गों में बांटते हैं: मछली वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले मछली वर्ग। जलवासी असमतापी होते हैं। मछलियों के हृदय में एक आलिंद एवं एक निलय होता है। श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इनका शरीर तरकु रूपी होता है। शरीर शल्कों से ढका होता है, अलग अलग स्केल्स जिसे बोलते हैं उससे ढका होता है। इनका शरीर तरकु रूपी होता है, स्केल से ढका रहता है। अंतः कंकाल उपास्थि या अस्थि का बना होता है। जो अंदर का ढांचा है वो अस्थि का बना होता है। उदाहरण से है कुत्ता मछली, विद्युत मछली, गैम्बूसिया, लेबियो, समुद्री घोड़ा आदि इसके अलग अलग उदाहरण हैं मछलियों के। इसके बाद आते हैं उभयचर या एम्फीबियन जिसे बोलते हैं। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य अलवण जलीय होते हैं।
कुछ सदस्य जल एवं थल दोनों में रह सकते हैं। इनके हृदय में 2 आलिंद एवं 1 निलय होता है। ये जंतु अंडे देते हैं। इनका श्वसन त्वचा एवं फेफड़ों से होता है। इनकी अंगुलियों पर नाखून नहीं होते, त्वचा पर शल्क नहीं होते। उदाहरण मेंढक, टोड, हाइला, सैलोमेंड्रा आदि। इसके बाद आता है सरीसृप, रेप्टाइल जिसे बोलते हैं। इस वर्ग के जंतु रेंग कर चलते हैं। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। इनमें अंगुलियों पर नाखून होते हैं। इन जंतुओं के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं और ये अनियत तापी होते हैं। हृदय में 2 आलिंद एवं 1 अर्ध विभाजित निलय होता है। ये जंतु अंडे देते हैं। शरीर पर शल्क होते हैं। उदाहरण है इसके सांप, जितने भी सांप हैं वो इसमें आते हैं। छिपकलियाँ आदि रेंगने वाले जीव इसमें आते हैं। इसके बाद आते हैं हम पक्षी वर्ग की। इस वर्ग में उड़ने वाले कॉर्डेटा सम्मिलित किए गए हैं और इनके शरीर परों से ढका होता है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए हैं और इनकी चोंच पाई जाती है। अस्थियाँ खोखली होती हैं जिससे ये हल्के होते हैं और हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। श्वसन फेफड़ों से होता है और हृदय में 2 आलंद एवं 2 निलय होते हैं। ये जंतु नियत तापी होते हैं। ये जंतु अंडे देने वाले हैं। अतः अंड प्रजक ओविपोरस होते हैं। उदाहरण उल्लू, तोता, हंस, मोर, कबूतर आदि अलग अलग प्रकार के ये पक्षी हैं। इसके बाद आते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जंतुओं की बात करें, इनके शरीर पर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे ये अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। मादा स्तन ग्रंथियों से शिशु को दूध पिलाकर पोषण प्रदान करती है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव पाया जाता है। नियत तापी ये होते हैं। शिशु प्रजक विविपोरस होते हैं। श्वसन फेफड़ों से होता है इनमें और हृदय में 2 आलिंद एवं 2 निलय होते हैं। उदाहरण व्हेल, मानव। व्हेल मछली भी स्तनधारी जंतुओं में ही गिनी जाती है। मानव, बंदर, खरगोश आदि। वनस्पति जगत का वर्गीकरण हम करते हैं। वनस्पति जगत को 5 भागों में बांट सकते हैं। थैलोफाइटा, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुका है लेकिन इसमें हम मोटे मोटे पॉइंट से बात करेंगे। वनस्पति जगत को 5 भागों में थैलोफाइटा, और इसमें आते हैं शैवाल, कवक, जीवाणु, और दूसरा है ब्रायोफाइटा और इसमें इनका पादप शरीर थैलोफाइट थैले की तरह होता है। तीसरा है टेरिडोफाइटा और इस प्रभाग के सदस्यों में जड़, तना, पत्तियाँ पाई जाती हैं जो और किसी में नहीं पाई जाती इससे पूर्व के में। तो ये इनका क्रम भी है। और जिम्नोस्पर्म जो सबसे बाद में आए हैं, इन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है और इन पादपों के बीज नग्न होते हैं अर्थात फल नहीं पाया जाता। और इनके बाद जो विकसित हुए वो है एंजियोस्पर्म, या इन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। इनके शरीर भी जड़, तना व पर्ण में विभेदित होता है। इनके अलग अलग भाग होते हैं वृक्ष के या वनस्पति के। इनमें फल, पुष्प और बीज बनते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वनस्पति के भी जो भाग करे गए हैं उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।